आज आपको कहानी सुनाएँगे एक ऐसी फ़िल्म की जिसे इंडस्ट्री में सबसे मनहूस फ़िल्म कहा जाता है, सबसे कर्स्ड। एक किताब है संजीव कुमार की, एन एक्टर्स एक्टर, और इस किताब में ही इस फ़िल्म की कहानी है, उस फ़िल्म के बनने की। दरअसल कहानी है ये फ़िल्म के आसिफ़ की। के आसिफ़ का नाम आपको पता ही होगा, के आसिफ़ जिन्होंने मुग़ल-ए-आज़म जैसी मैग्नम ओपस बनाई थी। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, और इंडस्ट्री की उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मुग़ल-ए-आज़म ही थी 50s के एंड में। लेकिन के आसिफ़ का नाम जितना हुआ मुग़ल-ए-आज़म के बाद, क्या आपको पता है कि के आसिफ़ की दूसरी फ़िल्म का क्या हुआ? दरअसल मुग़ल-ए-आज़म के सक्सेस के बाद के आसिफ़ एक दूसरी फ़िल्म बनाना चाहते थे लैला मजनू की स्टोरी पे, और फ़िल्म का नाम था लव एंड गॉड। और उसमें मजनू के रोल के लिए के आसिफ़ ने पहले कास्ट किया गुरुदत्त को। अब आप सोचेंगे कि गुरुदत्त क्यों? दिलीप कुमार क्यों नहीं? क्योंकि उनकी पिछली फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म में तो दिलीप कुमार ही थे, जिन्होंने सलीम का रोल किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मुग़ल-ए-आज़म की मेकिंग के दौरान के आसिफ़ की शादी हो गई थी दिलीप कुमार की बहन से। दोनों ने लव मैरिज कर लिया था और ये बात दिलीप कुमार को पसंद नहीं थी। और इस वजह से के आसिफ़ और दिलीप कुमार के रिश्ते खराब हो गए थे। तो जब दूसरी फ़िल्म उन्होंने बनाने के का सोचा लव एंड गॉड, तो उसमें दिलीप कुमार की जगह गुरुदत्त को लिया। हालाँकि गुरुदत्त कह रहे थे कि आसिफ़ से कि मैं कहीं से भी मजनू की तरह नहीं लगता हूँ, आपने गलत चॉइस कर लिया है। लेकिन के आसिफ़ कन्विंस थे कि भाई मजनू के रोल के लिए गुरुदत्त ही सही रहेंगे। ख़ैर कास्टिंग हो गई और भी बाकी सारे लोगों को कास्ट किया गया। 1962 में ये फ़िल्म बननी शुरू हुई, और फ़िल्म के कुछ ही सीन्स शूट हुए थे कि एक दिन गुरुदत्त और गीता दत्त जो उनकी वाइफ़ थी, उनका झगड़ा हुआ। और उस वक़्त गुरुदत्त की जो पर्सनल लाइफ़ और फ़ाइनेंशियल लाइफ़ जो थी, वो बड़ी डमाडोल चल रही थी। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी कागज़ के फूल, वो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, और उन पे बहुत सारा कर्ज़ हो गया था और डिप्रेशन में थे वो। उससे निकलने के लिए वो बहुत सारी गोलियाँ खाते थे, और गीता दत्त से उनके रिश्ते खराब हो गए थे। उसका एक रीज़न वहीदा रहमान को भी कहा जाता है, क्योंकि गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नज़दीकियाँ नज़दीकियाँ ज़्यादा थी, जो बात गीता दत्त को पसंद नहीं थी, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक दिन गीता दत्त और गुरुदत्त का झगड़ा हुआ, गीता दत्त घर छोड़ के चली गई, और जब वो घर छोड़ के चली गई, फिर अगले दिन सुबह फ़ोन आया कि गुरुदत्त जो है वो अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। फिर लोग पहुँचे वहाँ, दरवाज़ा खोला गया और उसमें देखा गया कि गुरुदत्त जो हैं वो डेड पड़े हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा ओवरडोज़ की वज़ह से उनकी डेथ हो गई, किसी ने कहा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। सच्चाई क्या है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उसमें अब क्या ही कह सकते हैं। तो गुरुदत्त की डेथ हो गई। अब गुरुदत्त की डेथ से सबसे बड़ा जो झटका लगा वो के आसिफ़ को लगा, क्योंकि उनकी जो इतनी बड़ी फ़िल्म थी मैग्नम ओपस, जो वो मुग़ल-ए-आज़म से भी बड़े कैनवास पे के आसिफ़ लव एंड गॉड को बनाना चाहते थे। लेकिन उनका हीरो मर गया, और गुरुदत्त के अलावा उस वक़्त कोई भी ऐसे एक्टर नहीं थे जिनमें के आसिफ़ मजनू को देख पा रहे थे। दिलीप कुमार से तो उनके रिश्ते ही खराब थे और बाकी किसी एक्टर में उन्हें वो पोटेंशियल लगा ही नहीं। हुआ ये कि जो फ़िल्म थी वो कुछ दिन के लिए बंद हो गई। फिर क्या हुआ कि किसी एक इवेंट पे उनकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव कुमार से क्या सिर्फ मिले और उन्हें लगा कि भाई ये बंदा जो है ये सही एक्टर है। लेकिन उन्होंने उनको फ़िल्म ऑफ़र नहीं किया। वो उनका टेस्ट लेना चाहते थे। तो स तो के आसिफ़ ने एक दूसरी फ़िल्म सस्ता खून महँगा पानी करके कोई एक फ़िल्म बोला कि इनके साथ मैं बनाऊँगा संजीव कुमार को लेकर के, और संजीव कुमार को उन्होंने उस फ़िल्म के लिए साइन कर लिया, और उसकी भी जो शूटिंग थी वो राजस्थान में कहीं हो रही थी। जब ये फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, तो इसमें संजीव कुमार को गर्मी में, जैसलमेर की गर्मी में मोटे-मोटे कॉस्ट्यूम पहना करके उनको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता था। संजीव कुमार को लगता था कि ये क्या है, और कई बार उन कॉस्ट्यूम पहना करके उन्हें तैयार भी किया जाता था, लेकिन उनकी शूटिंग नहीं होती थी। संजीव कुमार परेशान होने लगे कुछ दिन के लिए कि भाई क्या है, मुझे मेकअप कर दिया जाता है, मुझे कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है, लेकिन मेरी फ़िल्म की शूटिंग नहीं होती। मेरे सीन शूट ही नहीं हो रहे हैं। तो संजीव कुमार ने आसिफ़ से ये बात कही कि भाई क्यों आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? तो और मुझे इस वज़ह से परेशानी हो रही है। आसिफ़ ने संजीव कुमार को झाड़ दिया
कि तुम कौन से बहुत बड़े एक्टर हो, मेरे सामने तो दिलीप कुमार भी कुछ नहीं बोलता था, तो तुम्हारी क्या औकात है, इस तरह से कह के उन्होंने रिब्यूक कर दिया संजीव कुमार को। संजीव कुमार कुछ नहीं बोले, हालांकि उस वक्त भी वो बहुत नए एक्टर ही थे। लेकिन बाद में पता चला कि संजीव कुमार का दरअसल के आसिफ टेस्ट ले रहे थे कि उनमें इन परेशानियों को, ये जो हार्डशिप है इसको झेलने की कितनी शक्ति है। क्योंकि जो लव एंड गॉड का जो पूरा स्टोरी था वो वैसा ही था। मजनू जो है वो रेगिस्तान में ही दर दर भटकेगा और गर्मी में उसको झेलना होगा वो पूरी जो प्रॉब्लम्स है। तो ये कहानी, ये दरअसल टेस्ट ले रहे थे संजीव कुमार का के आसिफ। ये बात जब संजीव कुमार को पता चली तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दोनों की बातें हुई, के आसिफ और संजीव कुमार की, और फिर के आसिफ ने उन्हें ये फिल्म ऑफर कर दिया और बता दिया कि भाई ये ऐसा हमने इसलिए आपको किया था कि हम देखना चाह रहे थे कि उस कठिन परिस्थिति में आप, ऐसा तो नहीं है कि फिल्म छोड़ के भाग जाओगे। तो ये हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं और उसमें आपको मजनू के रोल के लिए हम साइन कर रहे हैं। और मीडिया में ये बात अनाउंस हो गया कि के आसिफ इज मेकिंग लव एंड गॉड विथ संजीव कुमार एज मजनू, और उसका एड वेड निकल गया। फिर क्या हुआ कि इस फिल्म में एक सीन में, क्लाइमैक्स में जन्नत का नज़ारा क्रिएट करना था के आसिफ को, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे बाहर से पेंटर्स और आर्ट डिजाइनर, सेट डिजाइनर सबको बुलाया था, और वो हेवन का सेट क्रिएट कर रहे थे। और उसी समय एक दिन क्या हुआ कि किसी पीर बाबा के दरगाह पे वो गए मत्था वत्था टेकने के लिए। और वहाँ पे जब वो अपना जो भी दुआ कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पे एक दिन जब वो सो रहे थे तो उन्हें सपने में एक इंसान उनके सपने में आया और उन्होंने कहा कि खुदा की जन्नत को और कोई क्रिएट नहीं कर सकता, और तुम जो अपनी फिल्म में ये हेवन का नज़ारा बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसे बंद कर दो। कि आसिफ की नींद टूटी और उन्हें बहुत अजीब सा लगा कि ये कैसा सपना मैंने देख लिया। ये बात उन्होंने जाकर के संजीव कुमार को बताई। संजीव कुमार ने बोला कि ठीक है, सपना ही था, इसमें क्या सोचने की बात है। और ये कहकर के संजीव कुमार कहीं और मद्रास किसी फिल्म की शूटिंग करने चले गए। जब मद्रास में संजीव कुमार थे तो गुरुदत्त उनको फोन करते थे, कहते थे कि तुम मुझसे रोज बात किया करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे प्रेमोनिशन हो रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। संजीव कुमार उनसे रोज बातें करने लगे। कुछ दिन के बाद संजीव कुमार वापस मद्रास से आए और क्या से उससे मिलने गए उनके घर पे, और दोनों बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करते करते अचानक से के आसिफ की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्होंने संजीव कुमार का सहारा लिया और बात करते करते तबीयत खराब होते ऐसा खराब हुआ कि संजीव कुमार के बाहों में ही के आसिफ की डेथ हो गई। अब ये बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। फिल्म जिस पे इतना पैसा खर्च कर दिया था के आसिफ ने, संजीव कुमार जिन्होंने इतना मेहनत किया था उस फिल्म में, इनके करियर के लिए भी एक सेटबैक है, क्योंकि बहुत सारी फिल्म संजीव कुमार ने उस लव एंड गॉड की वजह से ठुकरा दी थी। उधर के आसिफ के घर से इतना सारा पैसा लग गया था इस फिल्म को बनाने के लिए, सब बर्बाद। मतलब 62 में जब गुरुदत्त को साइन किया था तब ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। 62 में ही गुरुदत्त की डेथ हो गई। 62 से 69 तक ये फिल्म अटक गई। 69 में फिर संजीव कुमार के साथ ये फिल्म स्टार्ट हुई और फिर बंद हो गई। अब क्या हुआ कि फिल्म तो बंद हो गई, लेकिन संजीव कुमार हमेशा चाहते थे कि भाई ये फिल्म को कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, क्योंकि इस पे बहुत कुछ दाव पे लगा है और एक तरह से एक ट्रिब्यूट भी होगा के आसिफ को देने के लिए कि भाई इतने बड़े डायरेक्टर जिन्होंने मुगले आजम बनाई, उनकी फिल्म बीच में ही बंद हो गई। और इतना जब कुछ इतनी सारी सीन जब शूट हो चुके थे तो इस फिल्म को कंप्लीट तो जरूर करना होगा। लेकिन दिक्कत यह था कि कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म को हाथ लगाने से डर रहा था कि भाई पहले एक्टर की मौत हो गई, फिर डायरेक्टर की ही मौत हो गई, तो इस पे हाथ कौन लगाएगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी बहुत सारे लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए थे, कुछ टेक्नीशियंस, कुछ एक्टर्स, उनकी भी डेथ होने लगी और इसे एक मनहूस फिल्म का नाम दे दिया गया कि ये फिल्म जो है वो सबसे मनहूस है, जो भी इस फिल्म से जुड़ता है उसकी मौत हो जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया 69 की ये बात है। फिर फिल्म बंद हो गई। संजीव कुमार बहुत सारे प्रोड्यूसर से मिले कि इस फिल्म को कंप्लीट किया जाए। केसी बोकाडिया, जिन्होंने प्यार झुकता नहीं और आज का अर्जुन जैसी फिल्में बाद में जाके बनाई थी, उनसे 72 में संजीव कुमार मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हो ये फिल्म किया जाए। केसी बुकाडिया ने कहा कि देखिए, के आसिफ को तो मैं गुरु मानता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया है और मेरे पास भी उस लेवल का अमाउंट नहीं है कि मैं इतनी बड़ी फिल्म प्रोड्यूस कर पाऊँ।
लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मेरे हालात सही होंगे, तो मैं ये फ़िल्म बनाने में आपकी मदद करूँगा। बात हो गई खत्म। अब सीधे 1980s में जंप किया जाए। ये फ़िल्म इतने दिन से बंद थी। 1980s में जब इनकी फ़िल्में हिट हो गई, प्यार झुकता ही नहीं वगैरह, तो केसी बुगाड़िया ने फिर एक दिन संजीव कुमार को कॉल किया और कहा कि भाई आपकी फ़िल्म कंप्लीट की जाए। फ़िल्म की फिर से शूटिंग शुरू हुई। फिर शुरू हुई, इस बार संजीव कुमार की तबीयत खराब हो गई और संजीव कुमार की डेथ हो गई। और जब दोबारा से रीशूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो केसी बुगाड़िया ने बहुत सारा पैसा लगा दिया था फ़िल्म पे। अब केसी बुगाड़िया फँस गए कि हमने इतना पैसा लगा दिया, संजीव कुमार को भी लेकर के इतने सारे सीन शूट कर दिए और अब ये फ़िल्म बस खत्म ही होने वाली है, लेकिन इसमें एक्टर हमारा मर गया, अब क्या करें? तो केसी बुगाड़िया बीइंग केसी बुगाड़िया उन्होंने कहा कि इसको फ़िल्म को तो कैसे भी कंप्लीट करना है, आट जाए भाड़ में, किसी भी तरीके से इस फ़िल्म को कंप्लीट करना है। डायलॉग्स को डब कराना पड़ेगा, तो सुदेश भोसले को हायर कर लिया गया संजीव कुमार की आवाज़ में उनके डायलॉग्स को डब करने के लिए। कई सीन्स में संजीव कुमार के बॉडी डबल को लिया गया और जैसे-तैसे करके ये फ़िल्म कंप्लीट हुई। फ़िल्म कंप्लीट हुई और जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ और जब रिलीज़ हुआ, तो ऑडियंस ने देखते ही सर पकड़ लिया कि ये कौन-सी फ़िल्म है? ये ये के आसिफ़ ने क्या बनाया है? या वो क्या बनाना चाहते थे? तो सबने क्रिटिक्स ने, ऑडियंस ने, सबने फ़िल्म को पैन कर दिया कि भाई ये तो बहुत ही बकवास मूवी है। और कई सीन्स में होता क्या था कि कई सीन्स में आपको गुरुदत्त भी दिख जा रहे हैं और संजीव कुमार भी दिख जा रहे हैं। एडिटिंग बहुत ही बकवास थी, वाहियात किस्म की थी, गाने भी अच्छे नहीं थे। सीन्स सीन्स इतने खराब तरीके से पिक्चराइज़ किए हुए थे, ऊपर से वो जो जन्नत जन्नत का नज़ारा जो के आसिफ क्रिएट करना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। फ़िल्म बहुत ही इनकोहेरेंट थी। कोई सीन्स कैसे एडिट हुआ है, कौन-से सीन के बाद कौन-सा सीन आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ऑडियंस को। तो ये इंटेंशन तो था कि के आसिफ को ट्रिब्यूट दिया जाए, उनकी फाइनल फिल्म को कंप्लीट करके। लेकिन वो ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि से ज़्यादा वो तो एक तरीके का इंसल्ट ही होगा के आसिफ का। 1986 में फाइनली ये फिल्म रिलीज हुई थी और ऑडियंस ने और क्रिटिक्स ने दोनों ने इस फिल्म को कह दिया कि भैया नमस्ते, ये फिल्म कहीं से भी नहीं चलेगी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यूट्यूब पे आप ये फिल्म अभी भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप के आसिफ के फैन हैं, उनकी आखिरी निशानी को अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन फिल्म बहुत ही बकवास थी। हालाँकि क्या सिर्फ़ अगर वो बना बना पाते, अगर वो ज़िंदा रहते, बना पाते तो आई एम श्योर वो मुग़ल आज़म के लेवल की इस फ़िल्म को बनाना चाहते तो वो बना भी लेते। लेकिन चूँकि उनकी डेथ हो गई और उसके बाद बहुत मुश्किल से ये फ़िल्म कंप्लीट हो पाई है किसी बुगाड़िया की वज़ह से, तो बस जैसे-तैसे से फ़िल्म बन गई। लेकिन इसको एक टैग मिल गया और वो कि ये इंडस्ट्री की सबसे मनहूस फ़िल्म थी। और ये कहानी जो है ये इस किताब में, आप कभी खरीद करके इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इसे हनीफ़ ज़वेरी और सुमन बत्रा ने लिखा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प सा किस्सा था, जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर आएँगे अगली स्टोरी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताइए या कोई भी और कहानी अगर आप सुनना चाहते हो, तो हमसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।